हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो देश में बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। जी हाँ, बुलडोजर का मुद्दा। बुलडोजर के मुद्दे पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आप इंसाफ सिर्फ बुलडोजर दिलाएगा? क्या न्याय लेने के लिए अब बुलडोजर पर डिपेंड रहा जाएगा? और अगर सब कुछ बुलडोजर ही करने वाला है तो क्या जरूरत है हमारे देश में न्यायपालिका की? आज इन्हीं सब बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे और कानून की नजर में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बयान से। जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी की नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के कुछ ऐसे बयान जो एक धर्म के खिलाफ हैं, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ हैं और उस कम्युनिटी के भावनाओं को आहत करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि नेशनल टीवी चैनल्स पर जो न्यूज चैनल्स होते हैं उन पर डेली ऐसी डिबेट्स और ऐसी हेट स्पीचेस चलती हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ होती हैं। लेकिन जो नुपुर शर्मा का बयान था उसमें उन्होंने सीधा सीधा पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया, जिससे एक मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनकी भावनाओं को आहत हुआ। और इस भड़काऊ बयान के बाद जो अरब कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जितनी भी, उन्होंने भी भारत के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे देश जिनके साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हुआ करते हैं, बहुत ही घनिष्ठ हुआ करते थे, उन लोगों ने भी, उन कंट्रीज ने भी भारत के खिलाफ आवाज उठाई और भारत के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मांग की। नुपुर शर्मा के इस विवादित बयान के बाद भारत की बहुत थू-थू हुई है। जो भी कार्यवाही मुस्लिम देशों ने भारत के ऊपर की, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की इतनी बदनामी हुई है जितनी आज तक कभी नहीं हुई होगी। नुपुर शर्मा ने माफी तो मांग ली, लेकिन क्या उनके माफी मांग लेने से भारत की जो छवि खराब हुई है, क्या उसमें सुधार आ सकता है? जो भारत की बदनामी हुई है, क्या वो वापस हो सकती है? दोस्तों, भारत में हर नागरिक के पास एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो। अगर आपको बोलने की आजादी दी गई है तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं, कुछ भी ऐसी बात करते हैं जिससे कि किसी भी धर्म को या किसी भी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है या किसी भी तरीके से नफरत फैलाई जाती है, तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। और हेट स्पीच के लिए हमारे आईपीसी में एक अलग ही प्रावधान है। जी हाँ, आईपीसी सेक्शन 153A, 295 और 295A के अंतर्गत जो भी हेट स्पीच देता है उसके ऊपर 3 साल और या फिर उसके साथ में कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब नुपुर शर्मा के बयान और नवीन जिंदल के ट्वीट पर जितना भी बवाल क्रिएट हुआ, उसको देखते हुए सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से शरारती तत्व कहते हुए अलग कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पार्टी से अलग कर देना काफी था? क्या हेट स्पीच के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? या उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 3 जून को कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया। उसमें दंगे किए और पत्थरबाजी की। उसके बाद 10 जून को यही सब कुछ जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली के जामा मस्जिद में लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में यही माहौल देखने को मिला। प्रयागराज, सहारनपुर, हावड़ा, रांची, मुरादाबाद और भी ऐसी बहुत जगह हैं जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और दंगा फसाद किया और कानून को अपने हाथ में लिया। इस्लाम में तो शुक्रवार को प्रार्थना का दिन माना जाता है ना, लेकिन इसी दिन इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो शायद इनके ईष्ट को भी पसंद ना आए, इनके अल्लाह को भी पसंद ना आए। जी हाँ, सड़कें जाम की गई, बाजार बंद किए गए, पत्थरबाजी की गई और आगजनी भी की गई। ऐसी सबसे ज्यादा खबरें यूपी के शहरों से आई, जहां सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं हुई, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में अच्छा खासा संघर्ष भी हुआ। खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगा दी गई। मतलब प्रदर्शनकारियों ने इतनी उग्रता दिखाई कि पुलिस को पत्थरों से मारकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा 16 से 17 साल के बच्चे दिखाई दिए।
इन बच्चों के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या इन बच्चों को पता है कि इनका भविष्य क्या होने वाला है? अरे इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि धार्मिक उन्मादियों ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिए हैं और इनका नाम और इनका भविष्य पुलिस रिकॉर्ड में शामिल कर दिया है। क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? यही माहौल रांची में और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी सुनने को मिला। कुल मिला के देश की अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आने लगी जहां प्रदर्शन हो रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये प्रदर्शन करने वाले वही लोग थे जो आहत थे, या ये उन्मादी थे? ये लोग सिर्फ वो थे जो सिर्फ प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं, जो सिर्फ दंगे फसाद करने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है। हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो सरकार की कोई भी नीति सही ना लगने पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके, लेकिन वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होना चाहिए। उस प्रोटेस्ट में भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो प्रोटेस्ट कहीं से कहीं तक भी वायलेंट नहीं होना चाहिए, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। जो भी किया जाए शांतिपूर्वक किया जाए। लेकिन अगर कोई भी इस राइट का मिसयूज करता है तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 146 और सीआरपीसी सेक्शन 149 से 151 के अंडर एक्शन लिया जा सकता है। जो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दंगा फसाद करना, सड़कों पर उतरना और देश का माहौल खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। प्रयागराज में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो भी कुछ हुआ, उससे अगले दिन शनिवार को गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया और जावेद मोहम्मद को इस पूरे प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताते हुए अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद 12 जून को उसके मकान को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अब मामला कोर्ट तक पहुंचा। जावेद मोहम्मद के वकील के राय ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को याचिका लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में कार्यवाही की गई और उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। पुलिस का कहना है कि जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद था। उनका कहना है कि जावेद मोहम्मद के फोन से 10 जून को भारत बंद के प्रचार प्रसार के लिए कॉल किया गया। उनका ये भी कहना है कि जो उसका घर बना हुआ था वो अवैध तरीके से बना हुआ था। वहीं वकील का कहना है कि ये सब गलत है। वकील ने जावेद मोहम्मद के फोन में ऐसा मैसेज भी दिखाया जिसमें कि जावेद मोहम्मद अपनी कौम के लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि बेवजह इकट्ठा ना हो और शांति बनाए रखें, जुम्मे की नमाज पढ़ें और अपने घर जाके दुआ करें। अब कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो भी बुलडोजर से गिराने की प्रक्रिया की गई, क्या ये कानून के हिसाब से की गई? क्या कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है या सरकार को इस चीज की इजाजत देता है कि कोई भी अगर मुजरिम भी है तो क्या उसके घर को इस तरीके से गिराया जा सकता है? जावेद मोहम्मद की बेटी सुमैया फातिमा के हिसाब से जो मकान जावेद मोहम्मद का बताकर गिरा दिया गया, दरअसल वो मकान जावेद मोहम्मद के नाम पर था ही नहीं। वो मकान उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर था, जिसको उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। और जिस दिन उनके मकान को गिराया गया उससे एक दिन पहले जावेद मोहम्मद को, उनकी पत्नी परवीन फातिमा को और उनकी बेटी सुमैया फातिमा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसका मतलब ये है कि जिस समय मकान गिराया गया उस समय परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। मतलब कि जावेद मोहम्मद के नाम पर उस मकान को गिराया गया जो जावेद मोहम्मद के नाम पर था ही नहीं। इसकी सजा उन 3 मासूमों को क्यों मिली? उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों को इसकी सजा क्यों मिल रही है? उनकी पत्नी को कागजात तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। छोटी बेटी सुमैया को किताबें तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। बड़ी बेटी आफरीन को अपने सर्टिफिकेट्स तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। बुलडोजर की प्रक्रिया सिर्फ 2 ही सूरतों में हो सकती है। पहला, अगर मकान सरकारी जमीन पर बना है तो सरकार उस पर बुलडोजर फिरवा सकती है। दूसरा, अगर कोई अपराधी लगातार फरार चल रहा है तो सीआरपीसी के सेक्शन 83 के अंडर सरकार उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है। ये जितनी भी कार्यवाही की गई बुलडोजर की, ये पूरी की पूरी असंवैधानिक है।
अब इस असंवैधानिक कार्य पर हमारी न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने परवीन फातिमा के मकान पर खुद ही नॉड्यूल सर्टिफिकेट भी दे दिया। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस खुद से ही खत्म कर दिया। इस सर्टिफिकेट पे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के खुलदाबाद टैक्स सुपरिटेंडेंट के साइन हैं। उन्होंने रसीद भी दिखाई है। किस तरीके से इंसानियत, संविधान, कानून, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। कौन बोलेगा इसके लिए? क्या हमारी अदालतें कुछ बोलेंगी? क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा? किससे जाके सवाल किया जाए? क्या हम अपने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कर सकते हैं कि अगर हमारे अधिकारों को रौंदा जाएगा तो वो उसको संभालेंगे? किस पर विश्वास करें? अब सवाल इन अदालतों से ये उठता है कि क्या नागरिकों के अधिकारों को रौंद डालने वाला ये बुलडोजर, क्या यही इंसाफ का पैमाना बन चुका है? क्या ये बुलडोजर ही कानून बन चुका है? क्या ये बुलडोजर ही वकील बन चुका है? क्या ये बुलडोजर ही अपील बन चुका है? क्या ये बुलडोजर ही इंसाफ बन चुका है? और अगर नहीं तो फिर क्यों हमारी ये न्याय संस्थाएं, क्यों हमारे ये सुप्रीम कोर्ट, क्यों हमारी अदालतें खामोश हैं? किस बात का प्रेशर है इनके ऊपर? कानून के हिसाब से जिसका मकान गिराया जा रहा था उसको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नियम के विरुद्ध चलाया गया। लेकिन मेरा पूछना ये है कि क्या सिर्फ इतना कह देना काफी है? क्या सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना कह देना कि बुलडोजर नियम के विरुद्ध है, इतना कह देना काफी है? एक व्यक्ति जिसका पूरा का पूरा आशियाना ढह गया, जिसका पूरा का पूरा घर गिर गया, जिसके बच्चे, जिसकी पत्नी सड़क पर आ गई, क्या उसके लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है? उनकी बड़ी बेटी आफरीन फातिमा, जिन्होंने JNU से MA किया है और जो अपनी PhD के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, एक हफ्ते बाद उसके PhD के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, उसके तो सपनों पर ही बुलडोजर फिर गया। उसका क्या? SC के ऑर्डर पर मकान तो दोबारा बनवाया जा सकता है या फिर मुआवजा भी दिलवाया जा सकता है, लेकिन जो समय उसमें बर्बाद होगा उसका क्या? जो बर्बरता लोगों पर थोपी गई है, जो न्याय को रौंदा गया है, उसका क्या? हमारे सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान में सबसे ऊपर रखा गया है। वो सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि किसी भी सरकार का उस पर दबाव न पड़ सके और वो बिना किसी दबाव के सही न्याय, सही इंसाफ और सही फैसला कर सके। जिसको देखो वही कानून तोड़ने में लगा है। पहले ये हमारे टीवी पर बैठकर हेट स्पीच देने वाले, उसके बाद ये सड़कों पर उतरकर दंगा फसाद करने वाले ये कानून तोड़ते हैं, उसके बाद हमारा प्रशासन भी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो कानून बनाने वाले हैं वो ही अगर कानून तोड़ेंगे तो हमारी आम जनता का क्या होगा? वो तो सड़कों पर उतरेगी ही ना। और उसके ऊपर अगर हमारी ये न्यायिक संस्थाएं, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें भी खामोश रहेंगी तो क्या होगा इस देश का? आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये देश है ये बारूद के ढेर पर बैठा है। इतनी सी भी गलती हमारे देश के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो बहुत जरूरी है कि हमारी जो सरकारें हैं वो कानूनी रास्ते पर चले, और चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, किसी को भी इतनी सी भी छूट ना दी जाए, खासकर जब देश की सुरक्षा का मामला हो। मैंने एक चीज और नोटिस की है कि इस बुलडोजर की कार्यवाही में कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है क्या। नफरत में आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। सोच के देखिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता या आपके किसी अपने के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता, तो आप क्या करते? सोचिएगा इस बात को। ये जो हमारा देश है ना दोस्तों, ये बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर रंग के फूल मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में। इस गुलदस्ते को उजड़ने से बचा लीजिए। इस गुलदस्ते को उजड़ने से आप और मैं ही रोक सकते हैं, हम मिलकर रोक सकते हैं। सरकारों का कुछ नहीं है, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, एक जाएगी एक आएगी। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जो पहले अपने बारे में न सोचे। हर सरकार पहले अपनी कुर्सी के बारे में सोचती है,
बाद में किसी और के बारे में। लेकिन आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले अपने देश के बारे में और अपने बारे में सोचें। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने दिल से इस नफरत को निकालने की और मिल के रहने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।